गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाइए सब लोग। गुड मॉर्निंग। चलिए बाकी लोग भी जल्दी आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए इसका जो पीडीएफ था, अभी से आपको नहीं मिला, मिल जाएगा। मैथ्स वाले सर आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो मैथ्स वाले सर का नंबर है। अगर इन केस अगर आपको पीडीएफ नहीं रिसीव हो रहा हो तो आप एक बार उनको मैसेज कर दिएगा, पीडीएफ आपको मिलने लगेगा। देखिए तुरंत रिप्लाई तो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं, उन सबको रिप्लाई देना होता है। बट वन बाय वन आपका जल्दी नंबर आएगा। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो बट रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए। तो ये वाली जो हमारी क्लास चल रही है, ये वाली क्लास चलेगी जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने पॉलिटी उठा लिया है, तो पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पर वो डिस्कस करते रहेंगे। तो ये शाम में जो हमारी क्लास चलती है 8 PM टू 10 PM, उसमें हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। 4 लेक्चर्स में हमने अपना जनवरी का कंप्लीट कर लिया है, अब हम उसमें फरवरी स्टार्ट करेंगे। कोशिश ये रहती है बिल्कुल क्रिस्प, कंसाइज और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कराए जाएं जो आपका कहीं ना कहीं या तो नॉलेज इनहेंस कर रहे हो और एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो। आलतू फालतू क्वेश्चंस कराने में कुछ नहीं, क्योंकि ना हम अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं ना आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। चलिए, तो लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं, तो बताइए फिर करें स्टार्ट। कमेंट करके बताइए यस और नो, स्टार्ट करें क्या। और देखिए लाइव क्लास के लिए दो काम आप जरूर करिएगा। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अभी फिर बता रहा हूँ। दो काम जरूर करने हैं आपको। एक तो आपको ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप में जाकर फिर आप जब लाइव क्लास ऑन करेंगे तो नीचे एक गियर बॉक्स बन के आता है, वो सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, पहचान जाएंगे आप। तो लाइव क्लास में जो सेटिंग्स का ऑप्शन होता है उसमें आप जाके क्वालिटी सेट कर लेंगे, क्वालिटी 720 पिक्सल कर लीजिए। और अभी आपकी 4 क्लासेस रेगुलर चलेगी, जैसे अभी तो 8 to 10 मैथ्स का, सॉरी जी, ये जीके का चलेगा। फिर 11 to 1 मैथ्स का होगा। फिर 3 to 5 मैथ्स का होगा, जिसमें यूडीसी का आपका पेपर डिस्कस कराया जाएगा या जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। उसके बाद रात में फिर 8 to 10 PM करंट अफेयर्स का होगा। तो 4 क्लासेस होंगी, तो इंटरनेट आपको ज़्यादा चाहिए होगा। तो कुछ जो पैक्स आप जैसे जियो वगैरह में 151 का आता है, तो इस तरह के पैक्स आप ज़रूर करवा लीजिए।
इतना थोड़ा सा खर्चा कर लीजिए, क्योंकि एक महीने का आपका काम रह गया और एक ही महीने का वो पैक आता है 151 का। तो एक्स्ट्रा बूस्टर पैकेज जरूर यूज कीजिए, क्योंकि नेट तो आपका देखिए खर्च होगा 8 घंटे लगातार। अगर आप 720 पिक्सल पे कोई वीडियो देखेंगे तो नेट तो आपको अच्छा खासा चाहिए। जो 1.5 GB आपको ऑलरेडी मिलता है वो कम पड़ जाएगा, तो नेट का थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए फिर लोग आना जुड़ना शुरू हो गए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ओके। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये बाद में ऐड की गई हैं। तो क्वेश्चन ये है कि किस अमेंडमेंट से ऐड की गई हैं, 40th, 44th, 43rd, 42nd। तो जल्दी सेंड करके बताइए। बहुत आसान सा सवाल है। आज के ज्यादातर क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इजी मिलेंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल आसान आसान सवाल है। ठीक है, आपकी मॉर्निंग आसान बनाने के लिए हमने थोड़ा सा आज आसानी क्वेश्चन रखे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इन्हीं से रिलेटेड मेनली आपको क्वेश्चन आज दिखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो सांगलीरा जी कह रहे हैं 42nd अमेंडमेंट, विल बैक्सून कह रहे हैं 42, और एक बहल कह रहे हैं, तागिन कह रहे हैं, बोम्पे कह रहे हैं, नांग कह रहे हैं, सब आपका 42। रीपा पूरा जी भी क्या कह रहे हैं, डी 42। ओके, ऑल राइट। तो सब लोग आपका किधर जा रहे हैं, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो करेक्ट आंसर इज डी 42nd अमेंडमेंट। अच्छा, ये किस ईयर में हुआ था वो भी मेंशन कर दीजिए। 42nd अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ है उसको भी मेंशन करिए। 42nd अमेंडमेंट किस ईयर का है उसको भी मेंशन करिए। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को है तो मैं मार्क कर लेता हूं कि कहां तक इसमें लिखना है। यहां तक लिख सकता हूं, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट किस ईयर का है? ज्यादातर लोग आपका 76 कह रहे हैं। बस कौन है, अयांग जी, नहीं नहीं, वो भी 76 कह रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। तो 42nd अमेंडमेंट 1976, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसी अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। इसी अमेंडमेंट को क्या कह देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी एक अकेली अमेंडमेंट में बहुत ज्यादा चीजें ऐड कर दी गई थी, बहुत ज्यादा चीजें चेंज करी गई थी, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करे गए थे ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1976। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर आपका इंदिरा गांधी थी। उन्होंने करा क्या था, इस टाइम इमरजेंसी लगी हुई थी। 75 से 76 का जो टाइम पीरियड है कंट्री का, वो इमरजेंसी से डील करता। तो इस टाइम कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई थी, तो उसी टाइम पीरियड में उन्होंने क्या करा, धड़ाधड़ कॉन्स्टिट्यूशन में भयंकर भयंकर अमेंडमेंट कर डाले। तो उसी अमेंडमेंट से उन्होंने क्या ऐड किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज ये आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A। देखिए, किसी भी आर्टिकल के आगे या किसी भी पार्ट के आगे अगर अल्फाबेट लगा है ABCD, तो इसका मतलब है वो शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में ऐड किया गया है। इसको कैसे पता करेंगे, इसको आपको पता चलेगा पार्ट 3। अयांग जी, पार्ट 3 नहीं है, पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि बाद में ऐड किया गया है? ये आपको पता चलेगा इस अल्फाबेट से, क्योंकि शुरू में तो वो वही सब पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बनाते चले गए। इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, पार्ट 4 के बाद एक नया पार्ट ऐड करवा दिया, पार्ट 4A ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, जो ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज बात क्या करती हैं कि एक फॉर द कंट्री। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज मैंडेटरी है या वॉलंटरी है। मैंडेटरी अगर होंगी तो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, और वॉलंटरी होंगी तो आप फॉलो करें या ना करें, उससे आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपकी मर्जी है। तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज मैंडेटरी है, जैसे कंट्री में हार्मोनी बना के रखना, आपका पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, और एक कंट्री की इंटीग्रिटी मेंटेन करना, कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करना। तो ये सारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये आपकी मैंडेटरी हैं। बट कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज लाइक टू चेरिश द नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल,
आपका टू प्रमोशनल इंटरनेशनल पीस, और कुछ इस तरह का, जैसे क्या था आपका, नोबल आइडिया हो गए, और जैसे कंट्री में साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपका वॉलेंटरी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ मैंडेटरी भी हैं, कुछ वॉलेंटरी भी हैं। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैंडेटरी है, ना ही सिर्फ ये कह सकते हैं कि सिर्फ वॉलेंटरी है। चलिए, तो ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है? कौन सा आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटी से डील करने वाला? कौन सा आर्टिकल है? फंडामेंटल ड्यूटी से डील करने वाला आर्टिकल बताइए। एक ही आर्टिकल है, ठीक है, बढ़िया, सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। एक ही आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A। तो फंडामेंटल ड्यूटी से डील करने वाले आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 51A। ये पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1 2 3 4 5 ये अच्छे से याद होने चाहिए, पूछता रहता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आज से क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन जल्दी से बताइए, अभी जस्ट डिस्कस कर रहा हूं फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट में। अभी जस्ट बताया मैंने, आप लोगों ने भी बताया। फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में? 4 4A 3 शेड्यूल 4A किसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए इज पार्ट 4A। ऑप्शन ए से मतलब है पार्ट 4A की आप बात कर रहे हैं ना? चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 जिनको भी पता हो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर इज ए। फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में मेंशन्ड है? 4A में मेंशन्ड है। बढ़िया, फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कौन सा आपका आर्टिकल है? ये भी जैसे सभी पढ़ा था, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कौन सा आर्टिकल है आपका? Which of the following article of the Indian Constitution contains fundamental duties? रजनीकांत का आ रहा है, विल बैक सून का आ रहा है, नांग में माला का आ रहा है, अजांसो आ रहा है, होलोकोव, दीपापुरा, रेरी, रेक, मोंगलांग, सब एक ही आंसर। ए कौन दे रहा है? रिक बहन जी, आप ए दे रहे हैं? ए नहीं होगा, ठीक है, अभी तो बताया, शायद गलती से लिख दिया होगा आपने, ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ए नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज आपका बी, आर्टिकल 51 है। इसका आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 51 है, जस्ट अभी डिस्कस किया था। जस्ट अभी डिस्कस किया था आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर fundamental duties: safeguarding public property, protecting the sovereignty, unity and integrity of India, developing scientific temper and humanism, all of the above। वैसे ये तीन जस्ट अभी हमने डिस्कस की थी, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है? जस्ट अभी हम इसके बारे में बात करके आए, तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज? ए बी सी डी, करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो मैक्सिमम लोग डी कर रहे हैं। डी क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द अबव, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना और साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, ये सब किसके पार्ट है? ये सब आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के पार्ट है, ठीक है, ये सब आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के पार्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 4 का करेक्ट आंसर है डी। ये सब आपका जो आर्टिकल 51 है ना, 51A, इसी आर्टिकल में ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हैं। ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज आपका पार्ट 4A आर्टिकल 51A में लिखी है। पार्ट 4A में सिर्फ सिंगल आर्टिकल है। सिंगल आर्टिकल कौन सा? 51A, और उस सिंगल आर्टिकल में ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हैं। इसके अलावा और भी फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो सिर्फ आर्टिकल 51A में ABCD करके लिखी गई है। चलिए अब
बी ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा। ये सारे चीजें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में आती हैं। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज बनाने से पहले इंदिरा गांधी जी ने एक कमेटी बैठाई थी। उस कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद ही फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी गई हैं। उस कमेटी ने 11 रिकमेंडेशन थी, उसमें से इंदिरा गांधी ने 8 ली थी, बाकी सब उन्होंने अपनी मर्जी से ऐड की थी। तो आपको ये बताना वो कमेटी का नाम क्या है। ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, जो क्लास के स्टूडेंट है वो जरूर बताएं। ये क्लास में बता चुका हूँ, ये हमेशा बताता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज में कि कमेटी का नाम क्या था, कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करने के बारे में। तो ज्यादातर लोगों का आंसर सी आ रहा है, ठीक है। और लोगों को कुछ लग रहा है तो बताइए, और किसी को और कुछ लग रहा है तो बताइए। सी के अलावा अगर और कोई ऑप्शन आपको लगे तो बताइए। हाँ जी, बढ़िया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 5 का आंसर सी होगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो आंसर आप लिख लीजिए स्वर्ण सिंह कमेटी। चाहे इसके बारे में समझ सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं, इतना काफी है, समझ लिया कि कौन सी कमेटी थी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए टारगेट हमारा यही रहेगा कि जितना भी एग्जाम के रेलिवेंट क्वेश्चन है वो सब आपसे डिस्कस कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कुछ नया ना लगे। और यकीन मानिए इतना अगर आप करते जाएंगे तो कुछ भी आपको नया नहीं लगने वाला। कुछ क्वेश्चन होते हैं हाँ जो इधर उधर के चले जाते हैं, बाकी तो जनरली यही सवाल पूछे जाते हैं। आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने अपने हिसाब से अपनी मर्जी से क्वेश्चन सेट किए। क्वेश्चंस जो सेट करे जा रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं आपका कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न कैसा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following articles of the Indian Constitution contain the freedom of religion? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहा है। तो कौन कौन से आर्टिकल्स है फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड, जल्दी से बताइए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स है, जल्दी से बताइए। जो वो जो क्वेश्चन छूट गए उनका पिछला रिकॉर्डिंग बाद में जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि ये गुजरा वक्त नहीं है जो वापस ना आए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास हमेशा पेश कराएगा, तो आप वहां से रिकॉर्डेड लेक्चर देख के अपना कवर अप कर लें, जो लोग लेट आ रहे हैं। समझ सकते हैं, सुबह सुबह उठना तकलीफ वाली बात होती है। चलिए 25 से 28 कह रहे हैं ज्यादातर लोग, कभी लोग सी कह, सी मतलब 32 से 35, बट बाकी लोग 25 से 28 कह रहे हैं। तो मेजोरिटी की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बताइए। मेजोरिटी को फॉलो करें कि नहीं करें? मेजोरिटी की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताइए। हाँ, तो मेजोरिटी तो आपका आंसर ए कह रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 25 से 28। आप लोग बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी में लग रहा है बिलीव करते हैं, बढ़िया बात है, डेमोक्रेसी में करना चाहिए। डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लूप होल्स हो सकते हैं, बट जितनी भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अवेलेबल है सबसे बेस्ट इज डेमोक्रेसी। अगर कोई भी आपसे कहे कि डेमोक्रेसी में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो आप उसे सिंपल से ही कहना कुछ भी हो सकता है, बट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे ही नहीं किसी ने डेमोक्रेसी लागू कर दी। तो 6 का आंसर ए होगा आपका, आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 किससे रिलेटेड है आपका, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। इसमें आपका सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं कि जैसे 25 आपका कहेगा कि आप कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। 26 कहेगा कि आपकी प्रॉपर्टी टैक्स से बच जाएगी, आपका जो रिलीजियस साइट है उस पे जो भी चैरिटी वगैरह या जो भी खर्चा आएगा उस पे सरकार टैक्स नहीं लेगी। तो इस तरह की चीजों से भी हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं। प्लस किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप जाएंगे तो आप जरूरी नहीं है आपको कोई फोर्स करे कि आपको दूसरे रिलीजन के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने करने। तो इस तरह की बातें 25 से 28 करता है। डिटेल में जाके तो बहुत ही रेयर चांस है, मान के चलिए नहीं पूछेगा डिटेल में। तो बस इतना एक आइडिया रखिए 25 से 28 इससे डील करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए आर्टिकल तो ये है आपका फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। तो फंडामेंटल राइट्स आपके कवर होते हैं अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं।
और ये फंडामेंटल राइट्स आपके कहां से कहां तक चलते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये आपका फंडामेंटल राइट चलता है। तो इसमें कितने पार्ट होते हैं, जो इसमें आर्टिकल 12 है वो बात करता है स्टेट की डेफिनेशन की, कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट, क्योंकि बार बार वर्ड आता है स्टेट, तो स्टेट को कह देते हैं कि जो भी आपके पार्लियामेंट है, असेंबलीज हैं, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉडीज हैं वो स्टेट में आ जाएंगी। आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 यानी एक तरीके से ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। फिर उसके बाद आर्टिकल 14 से लेकर 18 ये इक्वालिटी की बात करते हैं। हाँ, ये इंडिविजुअली एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्लास में कराता हूं तो आप भी अलग से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। 14 से 18 किसकी बात करते हैं, इक्वालिटी की। 19 से 22 किसकी बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है। इसी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल 21 भी आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर इसमें आपका आर्टिकल 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन से बचाते हैं। इसमें दो आर्टिकल कवर हैं, एक आपका चाइल्ड लेबर से बचाता है, एक आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाता है। तो 24 इसके बाद 25 से 28 तो ये थे आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो अभी हमने डिस्कस करे। 25 से 28 किससे रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके बाद 29 से 30 ये आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, या फिर इनको माइनॉरिटी राइट्स भी कह देते हैं। 31 हट चुका है। 32 किससे रिलेटेड है, ये रिट्स हैं 32, और इनको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं। जो हम लोगों ने बात करी थी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स इशू करने की, वो कौन सा था, आर्टिकल 32। इसके बाद जो 33 से 35 है वो फंडामेंटल राइट्स देने की नहीं छीनने की बात करते हैं। वो क्या है, एक्सेप्शंस हैं टू द फंडामेंटल राइट्स, कि किन किन कंडीशंस में आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं, या फिर वो बताते हैं कि किस किस लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो आपके डिफेंस में होते हैं, इंटेलिजेंस फंडामेंटल राइट्स को हम ज्यादा कर्टेल कर देते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम कर पाए। तो ये कुछ रीजंस होते हैं। तो इसमें अपना क्वेश्चन यहां से सेट हो जाएगा, आर्टिकल 25 से 28 किससे रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फंडामेंटल राइट्स में हमेशा कहता हूं इससे रिलेटेड हर बात कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। फंडामेंटल ऑफ राइट, फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फंडामेंटल राइट से मान के चलिए अगर पॉलिटी से क्वेश्चन बनाएगा तो फंडामेंटल राइट तो आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक फंडामेंटल राइट्स, एक प्रेसिडेंट वाला। तो पॉलिटी में आप भले कुछ भी छोड़ के चले हैं, लेकिन ये दो टॉपिक नहीं छोड़ने, ये अच्छे से करके जाने, क्योंकि मैक्सिमम सवाल यहीं से बनेंगे आपका। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following articles of the Indian Constitution guarantees equality before law and equal protection of law? आर्टिकल 29 से 30, आर्टिकल 29 से 30 डील करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, या माइनॉरिटी राइट्स भी कहते हैं। इसमें माइनॉरिटीज अपना खुद का इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 से 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following articles of the Indian Constitution guarantees equality before law and equal protection of law within the territory of India? करेक्ट आंसर बताइए। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, करेक्ट आंसर बताइए कौन सा आर्टिकल है। तो ज्यादातर लोग आपका क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 14 की तरफ जा रहे हैं। 14 ही लग रहा है या और कुछ लग रहा है, बताइए। 14 के अलावा और कुछ लग रहा है क्या? अभी जस्ट हमने देखा था आर्टिकल 14 किससे डील करता है, आर्टिकल 14 डील करता है, जो 14 से 18 है वो सारे आर्टिकल्स ही इक्वालिटी की ही बात करते हैं। तो उसमें जो आपका 14 है वो किसकी बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 आपका दो चीजें कवर कर रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, दोनों चीजें इसमें कवर कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा भी क्वेश्चन को हाइड कर देता हूं, इसमें से कुछ आपको समझाना है मुझे। दो कंसेप्ट होते हैं, देखिए दो कंसेप्ट हैं, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, सॉरी, दो चीजें हैं, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इनसे निकलना है। ठीक है, अब इसमें मतलब अलग है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि आप लॉ की नजर में बराबर हैं, सारे लोग लॉ की नजर में बराबर हैं, राजा हो प्रजा हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, आम आदमी हो, आईएएस ऑफिसर हो, पीसीएस ऑफिसर हो, इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, कोई भी हो, सब लोग लॉ की नजर में बराबर हैं। ये कहता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कहता है लॉ इज द किंग। ये आपका एक इंग्लिश कंसेप्ट है, यानी ये इंग्लिश लॉ, यूके वाला जो लॉ है वहां से आया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये आपका अमेरिकन कंसेप्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है लॉ इज द किंग, लॉ की नजर में सब बराबर है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है अमेरिकन कंसेप्ट, और इक्वालिटी बिफोर लॉ है इंग्लिश कंसेप्ट। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लीजिए अगर हम सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ को ही फॉलो करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि मान लीजिए कभी एक केस आता है, ये मैं एक बार क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं कि एक सेलिब्रिटी था, एक सेलिब्रिटी ने कार से किसी को साफ कर दिया। ठीक है, कोई पर्सन, कोई बड़ा पर्सन था, सेलिब्रिटी था, उसने कार से क्या करा, किसी को फुटपाथ पे कुछ लोग सो रहे थे, उनको साफ कर दिया। तो अब ये क्या केस जाएगा, ये पर्सन जाएगा कोर्ट में, ले जाया जाएगा, कोर्ट में इसे बुलाया जाएगा। तो कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट कहेगी ये आपने जो स्टार है आपका, स्टार जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट क्या कहेगी? स्टार तुमने गलत काम किया तो तुम्हें हम केस तो चलाएंगे, क्रिमिनल केस तुम पर चलाएंगे, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें एक फाइन देना होगा 10 लाख का। ठीक है, या मान लीजिए 10 पर्सन थे, तो वो कहेंगे, कोर्ट कह रही है कि हर पर्सन का 10 लाख दो, तो तुम्हें कितना देना है? फाइन 50 लाख। तो कोर्ट ने कितना फाइन लगा दिया? 50 लाख का फाइन लगा दिया स्टार पे। तो स्टार क्या कहेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसके लिए एक जो हजारों करोड़ कमाने वाला स्टार है उसको तो तुरंत 50 लाख देके वहां से निकल जाएगा, और फिर उसका अपना केस चलता रहेगा। तो एक तो ये हो गया केस। अब हम अगर फॉलो कर रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो केस क्या बनेगा? तो केस बनेगा कि अगर मान लीजिए कोई कैबी है, ठीक है, कैबी का मतलब है कोई आम कैब वाला है, कोई आम पर्सन है, वो कैब चलाता है। अगर उसने 10% को फुटपाथ से गिरा दिया तो वो भी कोर्ट जाएगा। और अगर सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ लगता है तो कोर्ट इस कैबी से क्या कहेगा? अब कैबी देखिए बहुत अमीर तो नहीं होता है, एक आम आदमी होता है, कैबी से कोर्ट क्या कहेगा? स्टार का किसी केस था तो उस पर भी हमने 50 लाख लगाया है, तो तुम पर भी हम कितना फाइन लगाएंगे? 50 लाख, 50 लाख फाइन लगाएंगे। तो अब आप खुद इस चीज को इमेजिन करिए, क्या ये जस्टिफाइड होगा? तो आप खुद इस चीज को इमेजिन करिए, क्या ये जस्टिफाइड होगा कि एक कैदी जो ढंग से 2 टाइम का खाना नहीं जुटा पाता, उससे अगर 50 लाख लिए जाए, तो कहेगा ऐसा इससे बढ़िया मेरे को सजा ही दे दो, 50 लाख तो मैं कभी भी जिंदगी में इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। स्टार के लिए बड़ी बात नहीं है, इसके लिए बड़ी बात है। तो यहां पर स्टार एक अलग केस है और कैदी एक अलग केस है। तो यहां लेकिन अगर दोनों पे सेम हम पनिशमेंट लगा दें, सेम फाइन लगा दें, तो क्या ये जस्टिफाइड होगा? हाँ या ना में बताइए, क्या ये जस्टिफाइड होगा? बताइए, विल इट बी जस्टिफाइड?
अरे भैया सल्लू भाई तक पहुंच गए सब लोग। मैंने सल्लू भाई का नाम नहीं लिया, मैंने ऐसी रैंडम केस मेरे दिमाग में आया, मैंने अपनी तरफ से रैंडम केस बनाया है। सल्लू भाई वाला केस नहीं है, ठीक है। समझदार को इशारा काफी। तो ये जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं होगा। आप स्टार से तो ले सकते, 50 लाख आराम से दे देगा, एक कैबी 50 लाख नहीं दे पाएगा। तो यहां पर क्या है, एक ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं। तो कहने का मतलब यह है, इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहता है कि अलग अलग पर्सन के लिए लॉज भी थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। यानी अलाइक्स शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक्स। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अलाइक्स मतलब जो डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। स्टार का केस अलग है, एक गरीब आदमी का केस अलग है, इस गरीब आदमी से आप फाइन नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में हम देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन पर्सन उसको कैसी सजा दी जाए। तो ये आपका अमेरिकन कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अमेरिकन कंसेप्ट में जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, उसमें लाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक्स, जबकि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कुछ भी हो सब एक ही जैसे हैं, एक समान है। तो हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ भी अच्छा लगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी अच्छा लगा, तो हमने क्या करा, दोनों को उठा लिया, दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। अब लेकिन किस टाइम पर क्या लगाना है, कब इक्वालिटी बिफोर लॉ लगाना है, कब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज लगाना है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये सारी चीजें हमने छोड़ दी सुप्रीम कोर्ट पे। कोर्ट जुडिशरी खुद इस चीज को डिसाइड करेगी कि किस केस में उसे इक्वालिटी बिफोर लॉ लगाना है या किस केस में उसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लगाना है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। साउंड हो सकता है अभी थोड़ा सा बाहर शोर आ रहा था, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया हो। अभी साउंड ठीक हो तो बताइए। अभी तो थोड़ा सा शांति हो गया, साउंड ठीक तो बताइए। तो ये दोनों कंसेप्ट किस में आ जाते हैं, आपका अंडर आर्टिकल 14। चलिए ठीक है। तो अब एक बार हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, बताइए। कभी कभी कट कट के आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। कभी कभी बीच बीच में नेटवर्क हिल जाता है, तो मे भी हो सकता है उसकी वजह से हो गया। तो बीच बीच में हो जाता है। चलिए ठीक है, इसको भी सही करवाता हूं मैं। चलिए, तो हाँ तो बताइए, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का कौन सा आर्टिकल है। और लोग कमेंट करिए। देखिए 60+ लोग कनेक्टेड हैं, तो आंसर 60+ ही आने चाहिए। क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व नहीं हैं, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस क्विज में, तो आपके यहाँ बैठने का भी कोई मतलब नहीं है। उससे बढ़िया आप वाकई में जाइए, नेटफ्लिक्स देखिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है, अरुणाचल बहुत खूबसूरत है, नॉर्थ आपका खूबसूरत है, वो विजिट करिए। लेकिन अगर आप सुबह उठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो एक अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट ऐसी करिए ना जो आपको फायदा दे। सिर्फ बैठने से तो काम चलेगा नहीं, आप पार्टिसिपेट भी करिए। सिर्फ दीवार में टिक कर बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको ऑन ड्यूटी जाना होगा, तो वहां पर ड्यूटी हो जाएगी, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट रहने की आदत अभी से डालिए। कंपटीशन कोई भी हो, ये जो तैयारी होती है यही उसको मजबूत बनाती है, कंपटीशन कोई भी हो, ठीक है। चलिए तो बताइए, अनटचेबिलिटीज को अबॉलिश करने वाला टाइटल वो आर्टिकल कौन सा है। तो ज्यादातर लोग आंसर नंबर, करेक्ट आंसर इज डी, इट इज आर्टिकल 17।
क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट आंसर इज डी, आर्टिकल 17। चलिए, इसके लिए हम ट्रिक भी बताते हैं। ट्रिक ये थी, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये हो गया आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 किससे डील करता है? आर्टिकल 15 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन से रोकता है। तो डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 नौकरी की बात करता है, यानी नौकरी मतलब अपॉर्चुनिटीज, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज से बन गया ओ, तो वो हो गया आर्टिकल 16। यूज फॉर अनटचेबिलिटी, तो वो हो गया आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 से क्या डील करता है? अनटचेबिलिटी। इसी तरह से आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 टी, टी फॉर टाइटल्स। तो थोड़ा सा एक ट्रिक है, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 आपको तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, आज का क्लास में पॉलिटिकल साइंस चलेगा। लोग जी आ गए, गुड मॉर्निंग लोग जी। लेट आए आप थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, उसका आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। हाँ जी, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? लॉ रिमूव, हाँ, आर्टिकल 14 से लेकर 18 सारे आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कर लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 24 दो आर्टिकल है, तो वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए है। पहला ऑप्शन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, दूसरा पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड है, और डी वाला इक्वालिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर बताइए लोग जी, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड लेक्चर लिखिएगा आप बाद में। ठीक है, ओ शुक्रिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टैक्सेशन, बताइए। तो सब लोग ए की तरफ आ रहे हैं। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है इधर? तो साउंड ठीक है, साइड में आपका साउंड हम चेक भी करते चलते हैं। अगर आपको साउंड का दिक्कत हो रहा है, या तो आप एक बार फिर से मतलब क्लोज करके फिर से लाइव क्लास ज्वाइन करिए, और उसमें अपना ऐप यूज करिए और सेटिंग्स को 720 पिक्सल पे कर लिए। ये थोड़ा सा काम करके देखिए, फिर बताइए फिर साउंड का दिक्कत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, तो ट्रैफिकिंग की बात करता है। ठीक है, तो जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है वो दो चीजों की बात करता है, एक ट्रैफिकिंग की, एक अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी इसमें मेंशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर इज ए, ट्रैफिकिंग की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? ट्रैफिकिंग की। ऑलराइट, अच्छा, इसमें जो ऑप्शन सी है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये किसे डील करता है? आवाज के लिए एक बार फिर से लॉगिन करके देखिए, एक बार फिर से लॉगिन करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, आपका ऑप्शन सी। अगर आवाज का वाकई में प्रॉब्लम हो रहा तो और लोग भी बताइए, आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है? बाकी लोग बताइए आवाज कैसा आ रहा है। अगर आवाज ठीक हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताइए, जो ऑप्शन सी है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, उसके लिए कौन से आर्टिकल्स थे? अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज से रिलेटेड आर्टिकल्स।
कुछ लोगों का साउंड परफेक्ट है, कुछ का साउंड ठीक नहीं आ रहा है। साउंड कट रहा है। देखिए इधर से तो मैं चेक किया हूं और इधर से तो ठीक है। एक बार और एक मिनट रुकिए, चेक करता हूं। इधर से साउंड क्लियर आ रहा है, हमारी तरफ से साउंड क्लियर है। और मेरे को लगता है आपके साइड इंटरनेट में प्रॉब्लम हो इसलिए ऐसा हो रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो या तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, या फिर एक बार आप ऐसा काम कर सकते हैं कि उसको क्लोज करके दोबारा से लॉग इन करिए और दोबारा से लाइव आइए, तब हो सकता है ठीक हो जाए। ये तो देसी जुगाड़ है इंडिया में, कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो ऑन करके ऑफ करके फिर ऑन कर दो, ये देसी जुगाड़ है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फिर। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 से 30, इनको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। बहुत आसान सवाल, जल्दी से बताइए इसका आंसर। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में? बहुत आसान सवाल है, इससे आसान सवाल तो शायद ही कोई बनाओ। इससे आसान सवाल बस एक ही है कि 1+1 क्या होता है। उसमें भी कुछ कहेंगे 1 और 1 11। तो आप लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। इसमें मुझे सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर चाहिए। इसमें पार्ट 3 है कि 4 है, क्या है? चलिए, तो इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? तो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर पार्ट 3। पार्ट 3 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। इट इज पार्ट 3। नहीं पता है तो अब पता चल गया, ये नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चन मिले कोई छोड़ के नहीं जाना है। चलिए अगला सवाल, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? 358, 352, 359, 360। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर आती है? जल्दी से बताइए। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में हम करते क्या है? नेशनल इमरजेंसी में जितनी भी आपकी स्टेट असेंबली होती हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं। सारी पावर किसके अंडर आ जाती है? प्रेसिडेंट के अंडर आ जाती है। और प्रेसिडेंट कहने का मतलब है कौन कंट्रोल करेगा? प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट किसके कहने पे काम करता है? ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। लोकसांग राशि कहते हैं 359। 359 इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड। हाँ, तो इसमें ज्यादातर लोग आपका ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 352। और कोई है जिसको और कुछ कहना हो इस बारे में? चलिए, तो बाकी सारे लोग क्या रहे हैं? आर्टिकल 352। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर ऑप्शन क्या है? बी। नेशनल इमरजेंसी आता है आपका अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, आर्टिकल 352 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 352। कितनी तरीके की नेशनल इमरजेंसीज हैं? सॉरी, इमरजेंसीज कितने तरीके की इंडिया में? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कितनी तरह की इमरजेंसीज की बात करता है? 3 तरह की इमरजेंसी की बात करता है।
इमरजेंसीज इंडिया में तीन तरह की होती हैं। एक तो ये नेशनल हो गई अंडर आर्टिकल 352, एक हो गई स्टेट इमरजेंसी या इसी को हम कह देते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। ये तब लगाई जाती है जब या तो स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम करे, या फिर वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभलने में नहीं आ रही हो, या फिर वहां की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए, या फिर वहां पे कोई एक मेजोरिटी वाला लीडर ही नहीं बन पा रहा हो। तो कुछ भी इस तरह का केस होता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। प्रेसिडेंट उस स्टेट में रूल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नर, तो आर्टिकल 356 है उसके लिए। इसी तरह से एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारी कंट्री में नहीं लगी है, तो अब ऐसे नहीं सोचेंगे कि लग जाए तो देंगे पता है इसमें। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी, तो बहुत क्लियरिटी नहीं है कि इसमें होगा क्या। बट ऐसा माना जाता है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी तो आपका जैसे कि कह सकते हैं कि आपका सैलरी वगैरह काट लिया जाएगा, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, सरकार से कम करेगी अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। इंडिया में आज तक तो नहीं लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए, तीनों इमरजेंसी को लगाने की पावर कौन रखता है? ये तीनों इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन पावर किसके पास है? कौन लगाता है इमरजेंसी इंडिया में? इमरजेंसी लगाने की पावर किसके पास है इंडिया में? इमरजेंसी किसको लगाने की पावर बताइए। प्रेसिडेंट के पास है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इशूड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर बताना है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 कर रहा है क्या? ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इशूड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका नो डाउट करेक्ट आंसर इज बी, प्रेसिडेंट। इमरजेंसी कौन लगा सकता है? प्रेसिडेंट लगा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे आ जाते हैं, आसान सा सवाल था। अगला सवाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में आती? जस्ट अभी बताया मैंने, जस्ट अभी बताया फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन आर्टिकल है। जल्दी से मेंशन करिए, ए बी सी डी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल है? जस्ट अभी बताया, तीन इमरजेंसी पड़ी थी। एक आपका नेशनल इमरजेंसी पड़ी अंडर आर्टिकल 352 और स्टेट इमरजेंसी पड़ी अंडर आर्टिकल 356। अब उसी तरह से आपको बताना है फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है। बढ़िया, होलो जी कह रहे हैं, और भी लोग कह रहे हैं, रिक बेलम, कार्जुम, तोई कारबाग, सब लोग आर्टिकल 360 की कह रहे हैं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर इज डी, आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 360। और क्या याद रखना है? इमरजेंसी लगाने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। इमरजेंसी कौन लगा सकता है? प्रेसिडेंट लगा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। गवर्नर को कौन लगा सकता है? यहां पर ये पार्ट आ जाता है गवर्नर का अपॉइंटमेंट और रिमूवल से, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नर की जो पोस्ट होती है वो काफी कंट्रोवर्सी में भी रहती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गवर्नर जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। उसका रीजन भी है कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है या उनको जो हटाने का तरीका होता है वो आपका सारा प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है, और प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस करता है? प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है। तो इनडायरेक्टली गवर्नर किसकी मर्जी से बन रहा है? प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से बन रहे हैं। इसीलिए आप कभी नोटिस कीजिएगा, जैसे ही सरकार बदलती है तो सारे गवर्नर जो होते हैं पिछली सरकार के, वो क्या करते हैं? अपना बैग पैक कर लेते हैं, उन्हें मालूम है कि अब नया गवर्नर आएगा। हर सरकार अपने हिसाब से गवर्नर सेलेक्ट करती है, ये प्रैक्टिकल सिस्टम है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हमेशा से मेंशन करा है कि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट नहीं है, वरना ऐसा माना जाता है कि प्रैक्टिकली कि गवर्नर जो है सेंट्रल
गवर्नमेंट का एजेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से गवर्नर को बैठा देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हमेशा कहा है कि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। लेकिन जो सिचुएशन बनी है, प्रैक्टिकल सिचुएशन कि जो उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है वो तो प्रेसिडेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट किसके कहने पे कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। इसलिए डायरेक्टली गवर्नर जो है आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हिसाब से चलता है प्रैक्टिकली अगर देखें। बाकी एग्जाम में कोई सिंपल सी पूछे तो सिंपल सी बात है, गवर्नर को कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट। गवर्नर का अप्रूवल, गवर्नर का अप्रूवल किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में। गवर्नर को अपॉइंट करना, रिमूव करना, ये सब प्रेसिडेंट के हाथ में है। तो आर्टिकल 14 क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो मैं कह रहा था, अच्छा रिक बैलम कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ ऐसा भी कह सकते हो भाई, सरकार जिसकी। अब लोग ऐसे कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो आप ही ने चुना है, जनता ही ने तो चुन के भेजा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से तो नहीं आ गई, वो भी तो हमारे देश की सरकार है, तो उसकी भी बात माननी चाहिए। चलिए टोटल सिरम जी, शायद आप कल क्लास नहीं आए थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब डी पर, ये ऑप्शन इसका डी है, गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग हुआ है आपका, आधा क्लास निकल गया आपका। देखिए जो क्लास निकल गया उसका रिकॉर्डिंग जरूर देख लिएगा। अगर लेकिन अगर क्वेश्चंस आपको आते हैं तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, और हो सकता है मिल गया हो, इनकेस नहीं मिला हो मिल जाएगा पीडीएफ क्लास के बाद, और तो वहां से आप जरूर क्वेश्चंस कर लेंगे। इनकेस अगर आपको क्लास छूट गया, और अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो लेक्चर्स देख लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, नेटवर्क खराब था कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क का देखिए अब प्रॉब्लम समझते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं आप मेहनत करिए, ब्यूरोक्रेसी में आइए, ताकि आप अपने एरिया की सिचुएशन इंप्रूव कर सके। क्योंकि नॉर्थन स्टेट्स या हिली स्टेट्स में अभी भी हालत ऐसी है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। इवन जब ईटानगर में बहुत अच्छी नहीं है, तो बाकी आपका जो रिमोट एरियाज हैं स्टेट के, उनमें तो और ही बुरा हाल होगा इंटरनेट का। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सरकार को ज्वाइन करिए और इस चीज के लिए काम करिए, क्योंकि देखिए सरकार ने ऐसा नहीं पॉलिसीज नहीं बनाई है। भारत नेट एक पॉलिसी चलती है, और भी सरकार की डिजिटल इंडिया के अंदर बहुत पॉलिसीज हैं जिसमें वो बात कर रहे हैं कि घर घर तक इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की, एक गांव गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करे पॉसिबल नहीं है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट प्लस ब्यूरोक्रेसी सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब ये काम पॉसिबल होगा। तो जो स्टेट्स इसको इन्वॉल्व, जो स्टेट्स अच्छा कर लेते हैं उनकी सिचुएशन फिर जल्दी इंप्रूव होती है। तो आप लोगों को भी ये कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करनी है, और आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंटरनेट वगैरह की, वो कोई और फेस ना करे, ठीक है। पॉलिटी का कंप्लीट पीडीएफ नहीं है, ये आपका जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलता रहेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस होते रहेंगे क्वेश्चंस का पीडीएफ आप तक पहुंचता रहेगा। जल्दी ज्यादा कोई बात नहीं, आप लेट आए हैं, समझ रहे हैं कि सुबह का टाइम है, क्लास वगैरह भी आप लोगों का ऑफलाइन चल रहा है, और इंटरनेट इश्यूज भी वगैरह रहता है, इसलिए आप लोग लेट आ रहे हैं, कोई बात नहीं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इनकेस अगर नहीं क्लास के बाद मिल जाएगा। और अगर आपको, या मैं नंबर दे देता हूं, ये अमरजीत सर का नंबर है 8076535685। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। ये आपका अमरजीत सर का नंबर है 8076535685। अगर आपको पीडीएफ आज ही नहीं मिला हो तो कोई बात नहीं, अगर जैसे आपको मिल ही ना रहा हो पीडीएफ, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए बोल सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर किस किस को अपॉइंट करता है? एडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज। बताइए क्वेश्चन नंबर 15। हाँ 14 का तो आंसर डी है, 15 नहीं है। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए।
एडवोकेट जनरल को भी करता है, चीफ सेक्रेटरी को भी करता है, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज को भी अपॉइंट करता है गवर्नर। अच्छा, जो वाइस चांसलर हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात नहीं हो रहा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज का बात हो रहा है, ठीक है। जो वाइस चांसलर है ये स्टेट यूनिवर्सिटीज का है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जितने भी सरकार के डिसीजंस लिए जाते हैं ऑल आर टेकन अंडर द नेम ऑफ गवर्नर। गवर्नर के जैसा प्रेसिडेंट का हाल है कि प्रेसिडेंट काम करता ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह से गवर्नर का है। गवर्नर भी किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करेगा? चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपका जो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी कौन होता है स्टेट में? सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट होता है किसी भी स्टेट का। सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट, सबसे पावरफुल आईएएस ऑफिसर कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। हर मिनिस्ट्री में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किस में डिवाइड होती है? अलग अलग मिनिस्ट्रीज में। हर मिनिस्ट्री में जो सबसे टॉप ऑफिसर होता है वो होता है सेक्रेटरी। तो इन सारे सेक्रेटरीज का जो सबसे टॉप ऑफिसर है वो होता है चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट। तो चीफ सेक्रेटरी पावरफुल पोजीशन है। इवन आपके स्टेट के जो भी अरुणाचल से अगर आप हैं या आप किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं, तो आपके स्टेट्स की जो चीफ सेक्रेटरीज है उनके नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट सेक्रेटरी का नाम याद रख लिएगा और अपने अपने स्टेट के चीफ सेक्रेटरी का। तो ये तो गूगल करके आपको तुरंत मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑल। एडवोकेट जनरल हमने बात करा था कि जिस तरह से अटॉर्नी जनरल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ऑफिसर, इसी तरह से एडवोकेट जनरल होता है स्टेट गवर्नमेंट का लॉ ऑफिसर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन डिफेंड करेगा? एडवोकेट जनरल, सॉरी अटॉर्नी जनरल। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई केस है तो उसे कौन डिफेंड करेगा? एडवोकेट जनरल। चलिए इसमें फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 15 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया? देखिए ये क्वेश्चन भले ही आपके एग्जाम में ना आए बट ये नॉलेज देने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको ये जल्दी दादा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इनकेस अगर आज नहीं आया होगा तो क्लास के बाद मिल जाएगा। अभी क्वेश्चंस तो आपके पास जैसे भी हैं आप यहाँ से चलाइए, क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। नॉट अ फीचर। तो चार ऑप्शन है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि एडल्ट लोग, एडल्ट मतलब 18 प्लस, अगर आप 18 प्लस हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ना रिलीजन बेसिस पे, ना कास्ट बेसिस पे, ना इकोनॉमी बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं। जैसे पहले इलेक्शन होते थे तो वही लोग वोट दे पाते थे जो लोग टैक्स देते थे, बट इन इंडिया हमने ऐसा नहीं किया है। अगर आप वोटिंग सिस्टम देखिए इलेक्शन का, तो यूरोपियन कंट्रीज है वो धीरे धीरे डेवलप करे। उन्होंने पहले सिर्फ टैक्स पेयर्स को वोट डलवाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे और लोगों को ऐड करते गए। तो सबसे लास्ट में विमेन को ऐड किया था, विमेन सबसे लास्ट में ऐड हुई थी। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इन वन को एक ही बार में सब लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का हमने मौका दिया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लॉन्च किया। जितने लोग थे 18 प्लस हैं तो वो वोट दे सकते हैं, यही होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसके अलावा सीक्रेट वोटिंग, सीक्रेट वोटिंग यानी आप जैसे इलेक्शन जब होता है तो बिल्कुल एक बैलेट होता है, आप अंदर जाते हैं, हर तरह से कवर होता है, आप बिल्कुल सीक्रेटली वोट कर सकते हैं। यानी आपको अधिकार है कि आप ये ना बताएं कि आपने किसको वोट दिया है। ये हो गया सीक्रेट वोटिंग। वोट करके ये आपकी मर्जी है कि अगर आपको डंका पीटना है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को दिया या किसी को भी वोट दिया, ये आपकी मर्जी है। और अगर आप चाहें ना बताना चाहें तो कोई आपको कोशिश नहीं कर सकता बताने के लिए कि आपने किसको वोट दिया है। पार्ट ऑप्शन सी कह रहा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर फॉर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये तो हम जानते हैं लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में भी एससी एसटी का कुछ सीट्स का रिजर्वेशन होता है। तो ये भी, ये तीनों चीजें हमारे इलेक्शन फीचर्स हैं। हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी है, सीक्रेट वोटिंग भी है और रिजर्वेशन भी है। तो ऑप्शन डी का क्या बचता है? कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट हमारे पास नहीं है। कम्युनल इलेक्टोरेट पहले हुआ करता था जब लॉर्ड मिंटो इसको लेके आए थे, ठीक है। लॉर्ड मिंटो इसको लेके आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, तो उसमें कम्युनल इलेक्टोरेट की बात आ गई थी। तो कम्युनल इलेक्टोरेट में क्या था, जैसे किसी भी एरिया में 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं,
ठीक है, 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से वो क्या करेंगे, मान लीजिए 6 एरिया ऐसे हैं, जैसे सबसे पहले कम्युनल इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया गया, तो उन्होंने क्या करा, किसी एरिया में मान लीजिए 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें से 3 एरिया ऐसे हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, 80%, 90%, 95%, इतनी हैवी पॉपुलेशन है मुस्लिम मेजॉरिटी की। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो लोग क्या करेंगे, कम्युनल इलेक्टोरेट लगा देंगे, यानी वो लोग कह देंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो इलेक्शन लड़ सकता है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़ सकता है। तो ये तो चलो रिजर्वेशन में भी यही होता है कि सीट्स एससी एसटी के लिए फिक्स कर दी कि ये सीट से कोई एससी ही या शेड्यूल कास्ट वाला पर्सन ही इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि एक तो इस सीट से सिर्फ एक मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ सकता है, प्लस उसको जो वोट देने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम ही दे सकता है, यानी इस एरिया के जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस इलेक्शन में। तो ये होता है कम्युनल इलेक्टोरेट। देखिए बहुत हैवी हैवी टर्म लगते हैं ये कि क्या कम्युनल इलेक्टोरेट है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3 एरिया ऐसे हो गए जहां पर सिर्फ मुस्लिम्स नॉमिनेट होंगे और वही पार्टिसिपेट करेंगे और वही लोग इलेक्शन में भी आएंगे, उन्हीं के लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये था कम्युनल इलेक्टोरेट। तो कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो लेके आए थे, बट हमने उस चीज को हटा दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन जब हम बनाया है तो हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लाया है, यानी सब लोग वोट दे सकते हैं। अभी भी रिजर्वेशन है कि कुछ चीज शेड्यूल कास्ट के लिए फिक्स है, लेकिन वोट देने का अधिकार सबके पास है। पर ऐसा नहीं कि जो शेड्यूल कास्ट वाले नहीं है वो एक वोट नहीं देंगे, सब वोट दे सकते हैं। तो ये था आपका डी ऑप्शन, कम्युनल इलेक्टोरेट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 फिर करेक्ट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कम्युनल इलेक्टोरेट। ये हमारे इलेक्शन सिस्टम का फीचर बिल्कुल भी नहीं है कम्युनल इलेक्टोरेट। और यहां से थोड़ा याद रखिएगा कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहते हैं, लॉर्ड मिंटो को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है। देखिए इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है ये आपको बताना है। ट्वेंटी 1 से 18 के लिए आर्टिकल नहीं है, कोई लॉ है, लॉ का नाम मुझे याद नहीं है, बट कोई आर्टिकल नहीं है जो 21 से 18 एज घटा देता है। हाँ, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कुछ लोग लिख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, देखिए मैं यहाँ ये सब नहीं पूछ रहा हूँ कि डिसाइड कैसे हो रहा है, कमेटी वगैरह नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अपॉइंट कौन कर रहा है। डिसाइड कोई भी करे, अपॉइंट कौन करेगा, अपना प्रेसिडेंट, इसी बात की सैलरी मिलती है प्रेसिडेंट को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ए। तो ज्यादातर लोग ए ऑप्शन बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं, ये याद रखिएगा। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं उसको आप देखिएगा, अपॉइंट करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का काम है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं जनरली आप देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution says that क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, there will be an election commission in India। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो ये हम लोग पहली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। अब यहीं से आपको चीजें पकड़नी होती हैं कि अगर आप अलर्ट हैं, पिछली क्लास की चीजें याद हैं, तो आप उसको करेक्ट कर जाएंगे, क्योंकि चीजें घूम फिर के वही आती हैं, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है आपको अलग अलग हमेशा पढ़ाने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है बहुत ही पावरफुल है, वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकता है, सारी पावर है
टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस। तो इलेक्शंस हमारी कंट्री में फ्री होते हैं, फेयर होते हैं, रेगुलर होते हैं, और इसको मेंटेन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चाहे वैसे काम करे। तो एक पावर की कोई लिमिट नहीं है इलेक्शन कमीशन की, बट इसके लिए आर्टिकल बताइए। तो हाँ जी, तो आंसर्स आ रहे हैं, तागिल कह रहे हैं, रीपा कह रहे हैं, आने कह रहे हैं बी ऑप्शन, नहीं बी ऑप्शन किस, आने जी कह रहे हैं बी ऑप्शन, और बाकी लोग माजिंग, रेशमी, आपका मोंगलांग, आप लोग ज्यादातर लोग 324 कह रहे हैं। आर्टिकल 124 दामदू जी, आर्टिकल 124 है क्या? नहीं नहीं, आर्टिकल 124 तो बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन सी 18 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, आर्टिकल 324, 342 भी नहीं है। अब एक्चुअल में कंफ्यूजन यहीं पर होती है, 324 या 342। उसने जानबूझ के दोनों ऑप्शन मेंशन करे हैं, 324 भी मेंशन करा है, 342, क्योंकि इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन से। दो बार चीज डिस्कस कर चुके हैं, तो अब तो आपके दिमाग में ये बैठ जानी चाहिए। तो आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। चलिए, तो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। अब अगला सवाल, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा इज, इसका करेक्ट आंसर बताइए। नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा, बताइए। सी सी सी, अरे बाप रे, अभी भी ये क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन आप मेरे को बताइए नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व इन लोकसभा। अभी इस किस कोई कह रहा है 59, दो लोग कह रहा है 59, और लोग बताइए। और लोग बताइए। फिफ्टी नाइन की तरफ जा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं हो रही है। तो मेजोरिटी किसकी तरफ जा रहे हैं? 59 की तरफ जा रहे हैं। एंड जी कह रहे हैं तुक्का मार रहे हैं। तुक्का क्या मारा आपने? 79। तो ज्यादातर लोग 59 कह रहे हैं। 59 तो बहुत कम हो गई सीट्स, 59 कैसे होंगी? 59 से ज्यादा होनी चाहिए, 59 तो कम लग रहा है। एक बार चेक करिए और बताइए, 59 तो कम लग रहा है। फिफ्टी नाइन तो कम है कह रहे हैं ऑप्शन। इसमें मुझे लग रहा है ये ऑप्शन ही गलत है क्या, क्योंकि काउंट करने पे तो 84 आ रहा है। ठीक है, फिफ्टी नाइन तो बहुत कम बता रहे हैं आप लोग। मुझे
मुझे भी ये ऑप्शन गलत लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 19 को करेक्ट कर लिएगा। इसको मैं करेक्ट करके भेज दूंगा। इसमें नंबर ऑफ सीट्स 84 है आपका, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स कितना होंगी? 84 होंगी। ये क्वेश्चन गलत आ गया है थोड़ा सा ऑप्शंस, इसको करेक्ट कर लिएगा। इसको करेक्ट कर लीजिए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 84 होना चाहिए। मुझे भी गलत लग रहा था। मैंने इसीलिए एक एक स्टेट वाइज अभी काउंट कर लिया है, तो टोटल 84 ही आ रहा है। ऑप्शन गलत आ गया है, ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, तो इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग ये लिख लीजिए, नंबर ऑफ सीट्स कितनी रिजर्व है? 84। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 84। हाँ, इसको थोड़ा याद रखिए, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं कर रहा है, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है, तो आंसर 84 होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टेट वाइज। हर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जैसे 80 सीट्स यूपी की हैं लोकसभा में, तो यूपी की 17 सीट्स हैं रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। इस तरह से कैलकुलेट अगर करेंगे तो आप 84 पाएंगे आंसर। गूगल पे ज्यादा बिलीव नहीं करना है, गूगल तो कुछ भी कहता रहता है, ठीक है। आप अपनी तरफ से अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा उस पे। अगर कोई भी आंसर आपको सर्च करना है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं, गूगल पे जो फर्स्ट पे लिख के आ जाता है उसी को आप देख लें। अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड डेटा आप सर्च कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए। जैसे ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है शायद, ठीक है। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट को यूज करिए। और गूगल पे कई बार गलत भी आता है, ठीक है, तो गूगल पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना है। चलिए, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 84। करेक्ट आंसर इज 84। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसको करेक्ट कर लेंगे। पीडीएफ तो फ्री है, मैं सही करके भेज दूंगा, उसका आप टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन करेक्ट आंसर आपका 84 रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 आराम से पढ़िए। अब ये वाली कहानी क्वेश्चन नंबर 19 की यहीं खत्म करिए 84 लिख के। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? पढ़ लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग आर फॉल्स। 4 स्टेटमेंट दिए रहा है और उसमें पूछ रहा गलत कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फॉर क्वालिफाइंग टू द लोकसभा अ पर्सन मे बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपको लोकसभा क्वालिफाई कर रहा है तो आपकी एज मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो हाँ, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। लोकसभा के लिए मिनिमम एज इज 25 ईयर्स और राज्यसभा के लिए मिनिमम एज इज 35 ईयर्स। दूसरा ऑप्शन, अ पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम। तो ये हमेशा याद रखिएगा, आप मेंबर किसी भी हाउस के एट द सेम टाइम एक ही के हो सकते हैं। या तो आप लोकसभा के बनिए या राज्यसभा के बनिए, या फिर अगर आप स्टेट असेंबली का भी मेंबर बनना चाहते हैं और आप ऑलरेडी क्या कहते हैं पार्लियामेंट के लोकसभा के मेंबर हैं तो आपको एक मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का हो, स्टेट असेंबली का हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का हो, इनमें से एट अ सेम टाइम आप सिर्फ किसी एक के मेंबर बन सकते हैं। एक से ज्यादा के मेंबर एक बार में नहीं बन सकते हैं, इसको याद रखेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन 2। तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। तो अब आप ऑप्शंस में जाके देखिए, ए बी सी डी, इसे हमें पता चल रहा है या तो ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि दोनों में ही 2 स्टेटमेंट है। ए और सी में सेकंड स्टेटमेंट है ही नहीं। तो अब ऑप्शन 3 को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट 4 को कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि अगर 4 भी गलत हुआ तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? बी। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? स्टेटमेंट 4 पढ़िए। इफ अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस वोट्स अगेंस्ट द डायरेक्शंस गिविंग बाय हिज पार्टी ही कैन बी डीम्ड टू बी डिस्क्वालिफाइड। अगर कोई हाउस का मेंबर अपनी पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट कर दे तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
यस और नो। स्टेटमेंट 4 बताइए करेक्ट है कि रॉन्ग है स्टेटमेंट 4? तो इतना तो हम समझ गए कि बी या डी में से एक होगा। अब मैं पूछ रहा हूं जो स्टेटमेंट 4 है, इफ अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस वोट्स अगेंस्ट द डायरेक्शंस गिवन बाय द पार्टी ही कैन बी डीम्ड टू बी डिस्क्वालिफाइड। करेक्ट या रॉन्ग? डॉक्टर सिरम जी कह रही हैं रॉन्ग। और लोग बताइए ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है? और लोग बताइए ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है? कोई पर्सन अगर अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट कर दे कि कोई नया बिल आया, पार्टी ने कहा इसके अगेंस्ट वोट करना, और उस पर्सन ने पार्टी के वो उस बिल के सपोर्ट में वोट कर दिया, तो उसे हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है? मोहम्मद कह रहे हैं रॉन्ग, ये नहीं कह रहे हैं राइट, अयान कह रहे हैं करेक्ट। तो आपने शायद जो लोग रॉन्ग कह रहे हैं उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं पढ़ा है। एंटी डिफेक्शन लॉ इसीलिए बनाया गया था ताकि लोग उसी एंटी डिफेक्शन लॉ यही कहता है कि आप उसी पार्टी के, जिस पार्टी से आप चुन के आए हैं उसी के सपोर्ट में वोट कर सकते हैं। असेंबली में, पार्लियामेंट में जितनी भी पार्टीज होती हैं उन सबका एक चीफ विप होता है। ये एक पर्सन होता है, चीफ विप एक पोस्ट है। ये क्या करता है, बताता है कि आपको इस बिल के सपोर्ट में वोट करना है या अगेंस्ट में वोट करना है। तो हमारा एक एंटी डिफेक्शन लॉ बना है, वो कहता है कि अगर आप पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट जाके वोटिंग करते हैं तो आप पार्टी से, या कह सकते हैं असेंबली से, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। स्पीकर ऐसा कर सकता है। अगर लोकसभा में तो लोग स्पीकर आपको डिस्क्वालीफाई करेगा, राज्यसभा में है तो चेयरमैन आपको डिस्क्वालीफाई करेगा। तो इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो स्टेटमेंट 4 करेक्ट है कि अगर आप पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट जाके वोट करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 अगर करेक्ट है तो बी और डी करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? करेक्ट आंसर बताइए। अब आप बता सकते हैं करेक्ट आंसर बी और डी में कौन सा है करेक्ट आंसर? बी और डी करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। ये दीजिए। अब क्यों आपको बी लग रहा है? अभी तो हमने देख लिया कि स्टेटमेंट 4 तो बिल्कुल करेक्ट है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। देखिए एग्जाम में इसका भी ध्यान रखिए, हमारी आदत क्या होती है करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने की, बट कई बार क्वेश्चन में क्या पूछता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। करेक्ट आंसर हो गया आपका डी, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन 2 गलत है, बाकी सब ठीक है। ऑप्शन स्टेटमेंट 3 हमने डिस्कस नहीं करा है, लेकिन सिंपल सा है। अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैन कंटेस्ट सिलेक्शन फॉर ए जनरल सीट आल्सो एंड नॉट जस्ट विद अ रिजर्व सीट। हाँ सही बात है, आप अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के, आप जनरल सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। इवन अगर आपको नौकरी में कोटा नहीं चाहिए, क्या कहते हैं एडमिशन में कोटा नहीं चाहिए, तो आप चाहें तो वो कोटा हटा भी सकते हैं, जनरल सीट से भी बैठ सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इंडिया में। तो इनकरेक्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन है डी। तो लंबा सवाल था, लंबे सवाल में आराम से सवाल पढ़ते हैं। देखिए जहां तक एसआई से रिलेटेड बात है, एसआई से रिलेटेड बात है तो इस तरह के सवाल वो लोग नहीं बनाते हैं। ऐसे सवाल कौन बनाएगा? यूपीएससी पीसीएस ये बनाते हैं। लेकिन आपको इस तरह के मैं बीच बीच में एक दो सवाल कराता रहूंगा ताकि थोड़ा सा आपका सिर्फ एक मीडियोकर लेवल का दिमाग ना बने, एक थोड़ा सा दिमाग ओपन भी हो। क्योंकि जिस एग्जाम को हमें क्वालिफाई करना है उससे एक स्टेप आगे चल के जाएंगे, तभी वो एग्जाम हमारे लिए इजी होगा। तो हमें थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है, और इस तरह के क्वेश्चन से आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा। अब आपने 4 स्टेटमेंट पढ़े, चारों के बारे में सोचा, फिर आपने डिसाइड किया कौन सा रॉन्ग है कौन सा करेक्ट है। तो आप टाइम दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो आपकी थिंकिंग डेवलप हो रही है, इसके लिए जरूरी होता है ये क्वेश्चन। चलिए तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जनरल इलेक्शन बाय एरिया? एक जनरल नॉलेज का इस छोटा सा सवाल है, जल्दी से बता दीजिए। ए बी सी डी कौन सा ठीक है? विच इज द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जनरल इलेक्शंस बाय एरिया? करेक्ट आंसर बताइए।
लाइटनिंग का एक्चुअली बीच बीच में थोड़ा सा वो फोकस अपने आप चेंज हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है, उसको भी हम करेक्ट कर लेंगे जल्दी से। ईव डॉग कह रहे हैं दिल्ली, दिल्ली तुक्का लगा रहे हैं, देखो दिल्ली वाले तुक्का लगा रहे हैं। वैसे दिल्ली तुक्का लगा सकते हैं क्योंकि दिल्ली में जितनी भी जगह है सब छोटी छोटी है। इवन आईआईटी भी दिल्ली की बहुत छोटी है, जितनी भी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि दिल्ली में जगह नहीं मिलती है ना जल्दी, तो दिल्ली में सारे एरिया छोटे हैं। तो ठीक है, इसमें एक जीके का छोटा सा सवाल था, आंसर इज डी, चांदनी चौक। चांदनी चौक दिल्ली का इलाका है, चांदनी चौक वो लोकसभा की सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है बाय एरिया। ठीक है, चांदनी चौक बाय एरिया सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है। हाँ, इतना तो फील आ रहा था कि दिल्ली का होगा, लेकिन दिल्ली सदर है या चांदनी चौक है, तो करेक्ट आंसर इज चांदनी चौक। चांदनी चौक इज लाइक ऐसे इलाके हैं जहां पर आप पैदल चलेंगे तो भी आप फंस जाएंगे। अब तो खैर काफी रीडेवलप कर दिया, मेन रोड जो रेड फोर्ट के सामने वाला रोड है उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने रीडेवलप कर दिया है। लेकिन पहले वहां पर या अभी भी आप गलियों में जाएंगे तो बहुत छोटी छोटी बहुत नैरो गलियां हैं, एक आदमी भी उसमें प्रॉपर ना चल पाए, तो कई लोग फंस जाते हैं उसमें। ट्रैफिक बहुत रहता है चांदनी चौक में, छोटा सा इलाका है, लेकिन ऐसा माना जाता है दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो चांदनी चौक में ना मिले, हर चीज आपको वहां अवेलेबल हो जाती है, खाना हो, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हो, कुछ भी हो, हर चीज आपको चांदनी चौक में मिलेगी। चलिए, अच्छा, एक हिस्ट्री का सवाल पूछ रहा हूँ, चांदनी चौक किसने डेवलप करवाया था, किसके टाइम पे डेवलप होता है चांदनी चौक, कौन सा राजा था उस टाइम, चांदनी चौक किस राजा के टाइम पे डेवलप हुआ था? कंफ्यूजन है, आप मेंशन करिए, आपको कौन से क्वेश्चन नंबर 20 में कंफ्यूजन है क्या? हाँ जी, मुगल्स के टाइम पे हुआ था, चांदनी चौक डेवलप हुआ था शाहजहां के टाइम पे, क्योंकि आगरा से दिल्ली जो फोर्ट बनाया था वो किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। पहले ये लोग आगरा में रहते थे, इनका लाल किला आगरा में था, फिर ये लोग दिल्ली में शिफ्ट किसने किया था, शाहजहां ने करवाया था। तो जो आपका चांदनी चौक है वो भी शाहजहां के टाइम पे डेवलप हुआ था। हर्षवर्धन नहीं, हर्षवर्धन के टाइम पे तो नहीं था, शाहजहां हो गया करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए जल्दी इसका करेक्ट आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में लिखे हैं आपका? आसान सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखिए, याद रखिएगा, पार्ट 1 किससे डील करता है, पार्ट 1 डील करता है यूनियन एंड टेरिटरी से, पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप से, पार्ट 3 डील करता है आपका फंडामेंटल राइट से, पार्ट 4 डील करता है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। बढ़िया, ज्यादातर लोग डी बोल रहे हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। डी का मतलब तो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज डी। ठीक है, पार्ट 4 करेक्ट आंसर इज डी, पार्ट 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, छोटा सा सवाल था, देखिए इसी तरह के आप मान के चल सकते हैं, एग्जाम में इसी तरह के सवाल बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं, तो ये आपको गलती नहीं करनी इन एट एनी कॉस्ट, ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी, ये तो आपको करेक्ट करके आना है। चलिए, 23, which group of the following articles of the Indian Constitution contains directive principles? आप थोड़ा ऐसे आइडिया लगा सकते हैं
जैसे पार्ट 3 था फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। डीपीएसपी किस किस के बीच में फंस गए, एक तो आपका पार्ट 3 था जो हमने देखा आर्टिकल 12 से लेकर 35, इसके बाद एक पार्ट 4A देखा था, ये था आर्टिकल 51A, और इसके बीच में फंस गया पार्ट 4। तो अब आप आइडिया लगा लिए आर्टिकल कहां से कहां तक है पार्ट 4 पे। करेक्ट आंसर जल्दी से मेंशन करिए, ठीक है। तागिन जी कह रहे हैं डीपीएसपी आयरलैंड से बोरो किए गए, हाँ जी डीपीएसपी आयरलैंड से बोरो किए गए। ओलिक कह रहे हैं ऑप्शन ए, नांग कह रहे हैं ऑप्शन ए, मार्जिंग कह रहे हैं, मार्गी कह रहे हैं, तागिन कह रहे हैं, रिक बेलम कह रहे हैं, टोटा सिरम कह रहे हैं, रीपा पूरा, ईव डॉग, अयांग, रेशमी, आप सब किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो आपका आर्टिकल 36 से 51, तो क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन ए, आर्टिकल 36 से 51। ये बहुत सिंपल सवाल है, ये गलत नहीं होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। 36 से 51 किससे डील करता है आपका, 23 ऑप्शन ए, आर्टिकल 36 से 51 किससे डील करता है आपका, डीपीएसपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए जब डीपीएसपी पढ़ाता हूं तो मैं जरूर बताता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड आर्टिकल, क्योंकि ये बहुत एक्सपेक्टेड रहता है एग्जाम में आने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि 36 से 51 सारे डीपीएसपी याद कर लीजिए, बट इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं। तो उसी में से आपका क्वेश्चन नंबर 24 है जो किसकी बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए जहां भी ट्रिक्स होगा मैं बताता चलूंगा आप लोगों को। बाकी देखिए बहुत ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में नहीं रहिए पॉलिटी में। एक बार अगर आप रिवीजन अच्छे से करते रहेंगे ना तो वो उससे भी आप बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे, क्योंकि ट्रिक्स भी अपने आप में अगर आप नोटिस करें उनको भी याद ही करना पड़ता है। तो ट्रिक्स याद करने से बेटर है आपका आप डायरेक्ट याद करिए चीजों को, तो वो ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बाकी जहां पर भी ट्रिक्स मुझे लगेगा वो मैं बताता चलूंगा, जैसे शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ट्रिक है, अभी मैंने आर्टिकल 14 से 18 के लिए बताया, तो जहां भी आपका एक जेन्युइन ट्रिक होगी वहां मैं बनाऊंगा, ठीक है। जबरदस्ती की ट्रिक्स भी याद नहीं करनी है। चलिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड डील करता है आर्टिकल 44 से, आर्टिकल 44, तो क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट सी इज करेक्ट। 36 से 51 आपका डीपीएसपी चलता है, उसी में एक आर्टिकल 44 है जो किसकी बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब नाम में ही छिपा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कोड का मतलब क्या है, कोड होता है जब कई सारे लॉज एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या कहलाता है, कोड, यानी ग्रुप ऑफ लॉज कहलाता है कोड। एक ही चीज से रिलेटेड अगर कई सारे लॉज हैं उनको आप इकट्ठा करिए, वो क्या बन जाएगा, एक कोड। तो कभी भी लॉ में कोड वर्ड दिखे तो इसका मतलब कई सारे लॉज की एक साथ बात हो रहा है, तो ग्रुप ऑफ लॉज क्या कहलाता है आपका, कोड। सिविल कोड है यानी कि ये सिविल लॉज की बात कर रहा है, सिविल लॉज का एक पूरा ग्रुप है उसकी बात कर रहा है। यूनिफॉर्म है यानी ये कह रहा है वो सारे सिविल लॉज यूनिफॉर्म होने चाहिए, यानी सबके लिए सेम होना चाहिए। तो ये कौन से सिविल लॉज की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमारे पर्सनल लॉज की, क्योंकि इंडिया में क्या है, अलग अलग रिलीजन के लिए पर्सनल लॉज अलग हैं। पर्सनल लॉज फॉर एग्जांपल मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाइल्ड को अडॉप्ट करना है इससे रिलेटेड, तो ये सारे जो लॉज हैं ये पर्सनल लॉज में आते हैं। तो मुस्लिम्स के लिए अलग है, हिंदूज के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, सिख्स के लिए अलग है। तो रिलीजन वाइज ये जो लॉज हैं वो अलग अलग हैं। तो इसीलिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि सारे लॉज को सेम बना दो, सारे लॉज को सबके लिए सेम कर दो। तो ये बात लिखिए आर्टिकल आपका 44 में। और डीपीएसपी का मतलब क्या है, डीपीएसपी आपके वो पार्ट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स करना चाहते थे, बट उस टाइम या तो रिसोर्स या फिर वो टाइम ठीक नहीं था वो काम करने के लिए, तो उन्होंने वो फ्यूचर गवर्नमेंट्स पे छोड़ दिया कि आप ये सब कर सकते हैं। तो डीपीएसपी अगर ये एक तरीके के राइट्स हैं जो हमें मिलने चाहिए, बट ये ऑप्शनल है, सरकार चाहे तो दे सकती, ना चाहे तो ना दे। फंडामेंटल राइट्स कंपलसरी है। लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट क्या पूछ रहे हैं आप, लार्जेस्ट किसके, कौन क्या लार्जेस्ट पूछ रहे हैं, जल्दी दादा।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे डील करता है? आर्टिकल 44 से, जिसमें सरकार कहती है कि सबके लिए पर्सनल लॉ सेम कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, करेंटली देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स इन द इलेक्शन कमीशन? बताइए जल्दी से, अभी इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स हैं? इलेक्शन कमीशन के पास कितने मेंबर्स हैं? जली दादा 4 कह रहे हैं, तागिन 3 कह रहे हैं, उपांग 2 कह रहे हैं, चांदी नामचुम 3 कह रहे हैं, निशबोको 3 कह रहे हैं। तो बताइए जल्दी से आप लोग भी, इलेक्शन कमीशन के पास कितने मेंबर्स हैं? माजिंग जी 3 कह रहे हैं, न्यूकॉम 3, और लोग बताइए। नहीं आ रहा तो अक्कड़ वक्कड़ भी कर सकते हैं, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो कौन सा बेटर है, 1 2 3 4 कौन सा बेटर है वो भी बता सकते हैं। चलिए लिख देता हूं, 25 करेक्ट आंसर इज 3। 3 इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं हमारे पास, 3। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, पहले एक ही होता था, बाद में जाके के अंडर में 2 इलेक्शन कमिश्नर और ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो एक होता है चीफ और उसके अंडर में क्या है, 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो सेम चीज यहां लिख दिएगा। तो एक है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अंडर में काम करते हैं आपका 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए इलेक्शन कमीशन में? 3 मेंबर्स हो गए। बाकी और भी लोग हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 ही हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर का वैसे अपना कोई स्टाफ नहीं होता है, जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का स्टाफ यूज कर लेते हैं, इनका अपना खुद स्टाफ नहीं होता है। चलिए तुक्का लगाया था आपने, कोई बात नहीं, तुक्का लगाया था, तुक्का आपका सही बैठ गया। अब यही सब चीजें तो देखनी होती कि तुक्का आपका सही बैठ रहा है कि गलत बैठ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑप्शन ए जयली दादा कह रहे हैं, ऑप्शन ए तो नहीं है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, ठीक है। तो देखिए आज का पोर्शन फिर हम यही रखते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्लास होगा 11 to 1 मैथ्स का होगा, फिर 3 to 5 भी मैथ्स का होगा, और रात को 8 to 10 आपका जीएस का होगा, ठीक है। फिर आपका क्लास किसका होगा? करंट अफेयर्स का होगा, रात को 8 to 10। तो आज 1:30 से 3 PM के बीच में आपका टेस्ट भी होगा, तो टेस्ट भी अटेंड कीजिए। और देखिए ये सारा जो आपका क्लास है ये लाइव तो चल ही रहा है, लेकिन हो सकता है आपके लिए टाइम नहीं बैठ पा रहा हो, क्योंकि टाइम देखिए किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम होगी, और जैसा कि आप ही लोग कहते हैं मेजॉरिटी की चलना चाहिए, तो मेजॉरिटी के हिसाब से ये टाइम डिसाइडेड है, फेवरेबल टाइम यही चलेगा। तो किसी ना किसी को तो किसी ना किसी का टाइम तो मैच नहीं होगा, तो लेकिन ये लाइव क्लासेस हैं, ये ऐसा वो वक्त नहीं जो लौट के ना आए। आप लोग इसको दोबारा भी देख सकते हैं जब आपको ठीक लगे। आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है तो जिस टाइम आपका इंटरनेट चलता है आप उस टाइम देख लीजिए, या फिर कोशिश करिए अगर कोई आसपास ऐसी लोकेशन हो, कोई लाइब्रेरी टाइप का या कोई ऐसी जगह जिसके पास वाईफाई हो, तो आप उसके पास चले आइए, वहां पढ़ाई कर लीजिए। क्योंकि देखिए ये सारी चीजें हमें बैरियर्स होते हैं हमारे पास कि नेट नहीं है या लिंक नहीं है, तो ये बैरियर्स ही आपको तोड़ने हैं, और जो बैरियर्स तोड़ पाएगा वही आपका एक सफल पर्सन बन पाएगा। तो चलते रहिए, फिर इसी तरह से मेहनत करते रहिए, और अभी फिर मैथ्स का क्लास है, फिर शाम में हम लोग जीएस का क्लास भी करेंगे। तो चलिए आज के लिए अलविदा, थैंक यू।